और मैं हूं अजितेश मिश्रा। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबरों से रूबरू करा देते हैं। कांग्रेस ने अमीरों के फायदे के लिए देश बेचा, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। वहीं गोवा के खुफिया कैमरा केस में गिरफ्तार चारों आरोपियों को कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। वहीं दिल्ली में पार्टी के बहाने बुलाकर 4 दोस्तों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। और भूमि अध्यक्ष पर आपको बता दें, भूमि विधेयक पर विपक्ष के दुष्प्रचार से अब बीजेपी ने निपटने की तैयारी कर ली है। हरियाणा की पूर्व सीएम चौटाला को 1 महीने की पैरोल मिली है और केजरीवाल ने सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार की, प्रशांत भूषण ने यह आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मयूर विहार में गृह लक्ष्मी किटी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें तमाम टीवी सितारे एक साथ मौजूद दिखे और खबर 24 आवर्स से तमाम लोगों ने बात की। पहली खबर का हम रुख करते हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तमाम कांग्रेस पर आरोप लगाए, जिसमें उनका कहना था कि कांग्रेस ने अमीरों और अपनों के फायदे के लिए पूरे देश को बेच दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं रुके, उन्होंने पूरी कांग्रेस को एक लाइन में खड़ा करके आपको बता दें तमाम लोगों पर आरोप लगाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। फिर चाहे कांग्रेस जितने भी ढोल पीट ले, लेकिन उसका फायदा हमेशा से सिर्फ कांग्रेस ने लिया है, इससे आम जनता का फायदा नहीं हुआ है। चाहे भूमि अधिग्रहण के विधेयक पर कांग्रेस की राजनीति पर उन्होंने आरोप लगाए और तमाम तरीके से उन्होंने अपने बयानों में, अगर हम बात करें जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो साफ तौर पर अगर हम देखें कि उनका कहने का मतलब साफ तौर पर देश को ये बताना था कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से पिछले 10 साल से सरकार चलाई गई और उस बीच भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई अपने चरम पर रही, तो जनता को ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने की कि कहीं आप दोबारा से कांग्रेस के साथ जाने का ना सोचिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अमीर लोगों की पार्टी है और यहाँ का जो फायदा होता है वो सिर्फ अमीरों को और कांग्रेस के अपने लोगों को होता है। कांग्रेस की नीतियां गरीबों के लिए नहीं होती हैं। एक निराशा का माहौल था, आशंकाओं का माहौल था। अखबार खोलो, टीवी चालू करो, हर दिन एक नए भ्रष्टाचार की घटना की खबर आया करती थी, एक नए कांड की खबर आया करती थी। देश का नौजवान अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गया था। सारे विश्व ने भारत के प्रति अपना नजरिया बदल दिया था, मुंह मोड़ लिया था और ऐसा लग रहा था कि अब भारत अपना भविष्य बनाने की ताकत खो चुका है, दिशा से भटक चुका है। इस प्रकार का माहौल पूरे 1 दशक तक विश्व भर के मन पर छाया हुआ था। और ऐसे समय देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपने हमारी टीम को सेवा करने का अवसर दिया है, हम आपकी आशा आकांक्षाओं को पूरी करेंगे। आपकी सर आशा आकांक्षाओं के मानदंड पर खरे उतरेंगे, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूं आपको। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने गोवा के जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुफिया कैमरा ट्रायल रूम में पकड़ा था, उन आरोपियों को अब कोर्ट द्वारा सशर्त जमानत मिल गई है।
आपको बता दें कि 4 आरोपी उस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें इन चारों को अब सशर्त जमानत मिल गई है। आपको बता दें स्मृति ईरानी जब इस शोरूम में गई और ट्रायल रूम में जब वो गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक खुफिया कैमरा लगा था जो कहीं ना कहीं महिलाओं के स्टिंग करता था, एमएमएस बनाता था। उस कैमरे को उन्होंने पकड़ा और उसके बाद तुरंत उन्होंने वहां की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने भी वो कैमरा पकड़ा और उसके बाद जब पुलिस द्वारा कार्रवाई आगे की गई तो उसमें 4 आरोपी उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गिरफ्तार किए गए थे। और उसमें अगर हम देखें तो शोरूम में जिस तरीके से उन चारों लोगों की संलिप्तता पाई गई थी इस पूरे मामले को अंजाम देने में, अब कोर्ट ने फिलहाल उन चारों को सशर्त जमानत दे दी है। फिलहाल वो चारों बाहर हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो अब स्मृति ईरानी का कहना है और तमाम लोगों का कहना है कि उन चारों को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट ने हालांकि सशर्त जमानत तो दी है, लेकिन अभी ये लोग आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। इन पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें दिल्ली के विवेक बिहार ने एक बार फिर पूरी दिल्ली को शर्मसार किया है। आपको बता दें दिल्ली में 4 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को पार्टी के बहाने बुलाकर नशीली दवा पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। जी हाँ, दोस्ती यहाँ पर शर्मसार हुई है, पूरी दिल्ली यहाँ पर शर्मसार हुई है, इंसानियत जो है वो भी शर्मसार हुई है। आपको बता दें एक लड़की के साथ 4 उसके दोस्तों ने उसे पार्टी के बहाने बुलाया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार लड़कियां सेफ कहां पर हैं। जी हाँ, जब दिल्ली में दोस्त ही ऐसी घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं तो क्या अब दिल्ली में तमाम जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकलना बंद कर दें, या फिर इस तरीके की घटनाओं से एक सबक लोगों को लेने की एक ज़रूरत है कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए। हालांकि बलात्कार के ऊपर अगर हम देखें तो तमाम कानून बनने की बात पूरे देश में होती आई है, आज से नहीं शुरुआत से, और कानून बने भी हैं, लेकिन दरअसल उन कानूनों के बनने से अब तक बलात्कार के मामलों में कमी कतई नहीं आई है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं लोगों की आती हैं और आगे अब देश का कानून क्या कुछ करने वाला है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विपक्ष के दुष्प्रचार से बचने के लिए अब बीजेपी ने तैयारी कर ली है। आपको बता दें बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने एक पैम्पलेट के जरिए भूमि अधिग्रहण के फायदे अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और सांसदों को गिनवाए और कहा कि इन तमाम मुख्य बिंदुओं को आप समझें, पढ़ें और आम जनता तक इन्हें पहुंचाएं, ताकि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उससे आप निपट सके। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों को समझाया गया और साथ ही साथ बताया गया कि भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष तमाम किसानों के पास जाकर राजनीति कर रहा है, लोकसभा से लेकर राज्यसभा में इसका विरोध हो रहा है, उस विरोध को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन दरअसल भूमि अधिग्रहण का फायदा और नुकसान असल में जिस वर्ग को है वो वर्ग किसान का है। उनको इसके फायदे और नुकसान पता होने चाहिए ताकि विपक्ष के दुष्प्रचार से बचा जा सके। इसकी तैयारी के बीच तमाम कार्यकर्ताओं और सांसदों को एक पैम्पलेट के जरिए ये बताया गया कि आप आम जनता के बीच जब जाइए तो उन्हें बताइए कि भूमि अधिग्रहण से उनका फायदा है और जो फायदे हैं वो किस किस तरीके के होने वाले हैं। We are confident that the amendments that are being brought by us and the Prime Minister directly engaging with people, explaining the points as was done during the Mann Ki Baat in the radio, and also when repeatedly we are saying we are willing to discuss with anyone if there is anything that they specifically want to say is anti-farmer. We have not had any such specific anti-farmer points, and the 9 amendments which we have brought in are things which we want to go to the people to say, are these anti-farmer? They are absolutely amendments which are critical to the bill, even as they address issues which have been raised during the discussion.
और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और खबरों का। Here's an attack from Puma. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपनी शर्तों को मनवाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं और इसके बीच में जो भी आता है उसे वो अपना दुश्मन मान लेते हैं और जनता के बीच जाकर उसे पार्टी और आम जनता का दुश्मन बना देते हैं। आपको बता दें, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने 14 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है, जिस बैठक में उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों और अपने सहयोगियों को बुलाया है, जिसमें उनसे राय लेने की बात की गई है। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स और नेताओं को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि इस बैठक में जो भी गया, समझिए आम आदमी पार्टी से उसका पत्ता साफ हो जाएगा। तो ऐसे में अब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की 14 अप्रैल की बैठक कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच बात यह भी है कि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दो गुटों में बंट गई है और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जनता किसको सही समझेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर समझना ये भी होगा कि आखिरकार जिस तरीके से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, अब जिस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की दिशा जो स्वराज के मुद्दे को लेकर बनाई गई थी, अब किधर जा रही है, ये देखने वाली बात होगी।